भूगोल के अंतर्गत एक आप सभी की विषय वस्तु है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम है खगोल की। इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। आपने एक शब्द और सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी अलग है, बहुत सारे एप्लीकेशन बन चुके हैं इस समय एस्ट्रोलॉजी के। देखते हैं ना, बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, खगोल की। खगोल की एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा तो नहीं है आप लोगों को? ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं उसको। देखो, खगोलकी का काम क्या है? खगोलकी एक तथ्य आधारित प्राकृतिक विज्ञान है जो गणित और भौतिकी के नियमों पे काम करता है। खगोलकी के अंतर्गत जब हम खगोलकी की बात करते हैं तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी का विस्तार कितना है, इस पृथ्वी के वायुमंडल से परे कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं, हम किस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, सूर्य है, हमारे पड़ोसी कौन से हैं, कौन सा ग्रह है, कौन सा उपग्रह है, हम किस तारे के अंतर्गत हैं, फिर हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, फिर उस गैलेक्सी भी किस ब्रह्मांड का हिस्सा है, उन सब का विस्तारित अध्ययन, ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, कैसे ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, कैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है ना, इन सभी चीजों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का काम हम किसके अंतर्गत करते हैं? खगोलकी के अंतर्गत। और वहीं जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष विज्ञान की, तो ये जितने खगोलीय पिंड आप पढ़ते हैं, इन खगोलीय पिंडों की मूवमेंट का, गति का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी किस्मत कैसे बट, वो सब एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने सीमित कर दिया। एस्ट्रोलॉजी को बता दिया कब शादी हो जाएगी, कब नौकरी लग जाएगी। अब देखेंगे दो ही चीजों में है, जहां कितने बच्चे होंगे, मेरा जीवन सही चल रहा है, खराब चल रहा है, ये तीन चार बातों के अलावा आप देखो बस इसी पे केंद्रित हो गया। सबसे बड़ा केंद्र बिंदु तो शादी बन गया है, होगी कि नहीं, नौकरी बन गया। दो चीजें आप देखेंगे मेन केंद्र बिंदु। आप भी यही जानना चाहते हो, कोई आए आपके भाग्य को बता दे कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, इसके इतर कुछ नहीं। बड़ा व्यापार बन चुका, बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री बनती जा रही है एस्ट्रोलॉजी की। ये भी साइंस है, ऐसा नहीं है, मतलब आप इसको नकार नहीं सकते, पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वो प्रभाव को मतलब संकीर्णता में देखना, वो मुझे लगता है बहुत संकीर्ण अर्थों में देखते हैं हम उस प्रभाव को, इम्पैक्ट को। वो एक अच्छा, अरे वाह, ठीक है। तो खगोल की और ज्योतिष शास्त्र, हमें ज्योतिष शास्त्र यहां नहीं पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, ना कि एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है। तो खगोल की केवल ग्रहों तारों को देखने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे का साइंस समझना है कि इनके पीछे का साइंस क्या है। प्राचीन काल में यदि देखें तो प्राचीन काल में भारत में आर्यभट्ट, बराहमिहिर ऐसे भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने खगोल विज्ञान का उपयोग करके मापन, कैलेंडर बनाना, डायरेक्शंस तय करना, कृषि चक्रों को समझने के लिए इन सब का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने का काम। और आधुनिक खगोलकी के अंतर्गत 17वीं शताब्दी में गैलीलियो के द्वारा एक टेलीस्कोप बनाया गया, दूरबीन बनाया गया, और दूरबीन के आविष्कार के बाद विज्ञान की एक क्रांति आई। आज हम अंतरिक्ष में बहुत सारी बड़ी बड़ी दूरबीनें बना चुके हैं। आपने हब्बल के बारे में सुना होगा, एक टेलीस्कोप बनाया गया है। हमारे यहाँ भी लद्दाख में एक टेलीस्कोप हमने बनाया है। बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप बन चुके हैं।
अरबों प्रकाश वर्ष दूर पिंडों को भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी गति का अध्ययन कर सकते हैं टेलीस्कोपों के माध्यम से अंतरिक्ष में। आप लोग भी जब ठीक ठाक सफल हो जाइएगा, पैसा वैसा हो जाए, घर वर बना लीजिएगा, तो एक ज़्यादा नहीं, एक टेलीस्कोप खरीदिएगा। कभी रात में मौका मिले तो थोड़ा अंतरिक्ष को, रुचि के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर है। तो ब्रह्मांड को समझना है हमें। ब्रह्मांड को समझने की शुरुआत में करता हूं ब्रह्मांड की संरचना से थोड़ा सा। बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी, नई समझने को मिलेंगी। पहले बात समझते हैं ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं। जितना हम ब्रह्मांड को देखते हैं, अंतरिक्ष को देखते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अलग टाइप का है। आपको क्या दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं, ग्रह दिख रहे हैं। कोई ग्रह देखा है अभी तक अपने आंखों से? डेली देखते हो, देखो शुक्र ग्रह आपको पर डे दिखाई देता है, बाकी के ग्रह आपके आंखों से नहीं दिखाई देते। डेली शाम के समय और सुबह दोनों टाइम पे, भोर का तारा बोलते हैं उसको, सबसे शाइनिंग होता है, मूव भी करता रहता है। देखा कि नहीं देखा आपने? हाँ, आपने मतलब ऑब्जर्व नहीं किया होगा। पृथ्वी से बिल्कुल बगल में ये चमकता हुआ दिखेगा, शाइनिंग स्टार है पूरा ये। लोग कहते हैं कि ध्रुव ग्रह, ध्रुव नहीं है वो, ध्रुव तारा अलग चीज है, वो नॉर्थ डायरेक्शन पे होता है। शुक्र है आपका ये, ठीक है। अभी इस पे मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम आते हैं ब्रह्मांड को समझते हैं। देखिए पूरा ब्रह्मांड है, इसमें केवल 5% चीजें हैं। जितने तारे ये सब कुछ है, केवल 5% हैं। जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, जितने तारे, आकाश गंगाएं, गैलेक्सी, जो कुछ भी है, मैं थोड़ा सा इसका एक, ये देखिए ब्रह्मांड है, इसमें केवल 5% चीजें ही हैं। सामान्य पदार्थ बोलते हैं इनको। इसमें जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो है डार्क एनर्जी का। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी को भी हम अभी समझेंगे। और एक टर्म्स यूज होता है डार्क मैटर। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, अभी इन सब पे बहुत चीजें चल रही हैं। टोटल यदि देखें तो टोटल 68% डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर टोटल 27%। और जो सामान्य पदार्थ हैं जो दिखाई देते हैं, ये केवल 5% है। ब्रह्मांड की संरचना कुछ ऐसी है। खगोलकी के अंतर्गत अब थोड़ा सा इनको समझते हैं एक एक करके, दोनों का काम क्या है, क्या चीज़ है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं। डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, ठीक है। पहले थोड़ा सा उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। देखिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, पहले इसको क्लियर करते हैं। एक कल्पना कीजिए कि आप रात में एक समंदर में तैर रहे हैं, ठीक है। रात के टाइम पे नीचे पानी है, बहुत विशाल समंदर है और कुछ दिख नहीं रहा है। समंदर में आप यहां पे तैर रहे हैं, ठीक है। आप तैर रहे हैं, कोई जहाज वाज नहीं, आपका जहाज आपके सामने खड़ा है, ठीक है। एक बड़ा जहाज आप देख पा रहे हैं तैरते हुए। आपने देखा आपके सामने एक जहाज चला रहा है बड़ा सा, और जहाज की काफी दूर है जहाज वो आपके पास से, और उसकी केवल एक लाइट जल रही है केवल। कभी आपने ऐसे देखा है कि रेलवे ट्रैक में एक ट्रेन चली आती होती है, ट्रेन की केवल एक लाइट दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। रात के समय की बात बता रहा हूं, चमकती हुई लाइट दिखाई देती है। अब देखो वो पानी में क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है। अब इसमें काफी चीजें हैं। इस पानी को कौन कौन इंपैक्ट कर रहा है? हवा भी इंपैक्ट कर रही है। ये एक जहाज है और ये एक पानी है। पानी ने क्या कर रखा है, इसको एनर्जी दे रखी है। ये पानी है,
अब देखो इसी को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। आप रात में छत में सो रहे हैं, छत में सोते हुए चमकती चमकती लाइटें देख रहे हैं बहुत सारी। जितनी लाइटें आप देख रहे हैं, यहां पे चमकती हुई लाइटें जहाज की जो देख रहे हैं, ये सिर्फ ये ब्रह्मांड है बस। और बहुत बड़ा, आपको तो बहुत विशाल लगता है, वो बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड है, तारे हैं, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। केवल और केवल कितना है वो? 5%। लेकिन ये पानी जो जहाज को संभाले हुए है, यानी कि जो ब्रह्मांड को संभाले हुए, इस पूरे 5% ब्रह्मांड को संभाले हुए, इसको बोलते हैं डार्क मैटर। 27%। यदि पानी ना हो तो जहाज का अस्तित्व क्या है? वैसे डार्क मैटर ना हो, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। अभी इसको और आसान करेंगे, मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले केवल समझो। डार्क मैटर क्या है? ये पानी की तरह बांध रखा है। और जो हवा है या तूफान है, वो है डार्क एनर्जी। %68। मैं ब्रह्मांड के संदर्भ में जोड़ करके इसको दिखा रहा हूं। अब इसको और आसान शब्दों में समझते हैं और आसान करते हैं। आकाश में एक अदृश्य गोंद है, फेविकोल है, जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ के रखे हुए है। पूरे ब्रह्मांड को जो जोड़ने का काम करता है, वो डार्क मैटर है। आप सोचिए ना, आकाश गंगाएं बहुत तेजी से घूम रही हैं, हमारा सौर मंडल बहुत तेजी से घूम रहा है। भौतिकी के जितने भी नियम हैं, उन नियमों के से बंधा हुआ है पूरा अंतरिक्ष आपका। ऐसे स्थिति में यदि कोई ऐसी चीज ना हो जिनको आपस में जोड़ के रखे, तो ये सब बिखर जाने चाहिए। कोई ऐसी चीज तो है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से इन तारों को आपस में बांध के रखता है। जो चीज पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखती है, उसको बोलते हैं डार्क मैटर। डार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रकाश या किसी भी प्रकार की ऊर्जा को ये ना तो सोखता है, ना तो उत्सर्जित करता है, और ना ही परावर्तित करता है। आप इसको डायरेक्टली दूरबीन से, टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। केवल और केवल इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव ही महसूस होता है। यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड को बांध के रखे, उसको क्या बोलते हैं हम? डार्क मैटर। जो आपको दिख रहा है ये, ना तो ये कोई प्रकाश को उत्सर्जित करता, ना तो ये किसी प्रकाश को सोखता, और ना तो परिवर्तित करता। इसको कहते हैं डार्क मैटर। ब्रह्मांड का 27% हिस्सा डार्क मैटर है। तो फिर डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी एक अदृश्य ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को खींच करके उसको बड़ा कर रही है, फैला रही है। हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड में बड़ा होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण का काम क्या है? सभी चीजों को अपने पास खींचना। लेकिन 1998 में हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका विस्तार हो। जैसे एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में आप कई सारे स्पॉट बना दीजिए, फिर उसको फुलाना चालू करिए, तो आप पाएंगे कि सारे स्पॉट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और डे बाय डे वो गति तेज होती जा रही है, तेजी से जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड में कोई ऐसी एनर्जी है जो इसको ढकेल रही है आपस में, उसी को बोलते हैं डार्क एनर्जी। उसका नाम दे दिया गया, उस ऊर्जा का नाम दे दिया गया डार्क ऊर्जा, डार्क एनर्जी। कितना है डार्क एनर्जी? सबसे ज्यादा यही है, 68%। एंटी ग्रेविटी का जो काम करे, जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर रही है, उसे बोलते हैं डार्क एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही है। कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत दिलचस्प बात है ये इस संदर्भ में। आज तक आप जितनी भी चीजें जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं। पहले तो ये मान लो, आप ब्रह्मांड पढ़ने जा रहे हो,
पहले तो अपने आप को तुच्छ मानो। इस ब्रह्मांड में आप, हमें अपने अंदर घमंड होता है, भ्रम होता है। पहली बात तो इस पूरा ब्रह्मांड ही 5% हिस्सा है जो हम देखते, पूरा बहुत कुछ, सब कुछ है। कितनी गैलेक्सी हैं? 10⁻11 यानी 100 अरब, 100 अरब गैलेक्सीज हैं। और हर एक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं। हर तारे का अपना सौर मंडल है, हर तारे के पास सौर मंडल है, हर तारे की अपनी पृथ्वी होगी। उस पृथ्वी के एक छोटे से प्रदेश के समान छोटे से जीव हो जो कोई, अब ये समझो। पहले आज तक हम जिन चीजों को जानते हैं, इंसान, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, तारे, अरबों तारे, आकाश गंगाएं, वो पूरे ब्रह्मांड का मात्र 5% हिस्सा ही बनाते हैं। बाकी 95% हिस्सा दो रहस्यमयी चीजों से बना हुआ है, जिसका नाम है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। आज भी वैज्ञानिक अभी जान नहीं पाए हैं, शोध कर रहे हैं। यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है वो किसी को कुछ नहीं पता है, सब बातें हैं सिर्फ। समझ रहे मेरी बात को? तो खगोल की एक बड़ा विषय है। गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखा है आप लोगों ने? मार्वल की एक सीरीज है, उसमें मार्वल वाले पहुंच चुके हैं उन्होंने एक और उसकी उनकी आई थी ना, क्या नाम है, थार। थॉर देखी है? सबको बाद में मिला भी देते हैं, सबको एक साथ ले जाते हैं। गार्जियन ऑफ गैलेक्सी देखिए कभी टाइम मिले तो। मतलब आप लोग मूवी वूवी प्रेमी नहीं है? हाँ, क्या भूल गए? बहुत पहले देखते थे, अब शौक खत्म कर दिया। हाँ वो तो है। देखो अंत, एक तो फर्क आता है, एक समय होता है जब पिताजी, अब जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली है। पिताजी का शासनकाल, क्या शासनकाल, हाँ हाँ बिल्कुल। पिताजी का जो समय काल होता है अद्भुत होता है, अभी भी चल रहा है आप लोगों का तो अभी उन्हीं का शासनकाल चल रहा है। कुछ समय ऐसा आएगा फिर जब जिम्मेदारियों में बंधोगे, फिर मूवी छोड़िए 2-2 साल तक क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या निकल गया, कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर बहुत तीव्र गति से बुढ़ा होना चालू हो जाओगे, बुढ़ापे की तरफ जाने लगोगे। फिर एक बार शादी तो करो नहीं नहीं, बढ़िया चीज़ होती है शादी से, अच्छी चीज़ कुछ नहीं। चलो लिख लो थोड़ा सा खगोलकी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी, लिखिए एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान खगोलकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल से परे, पृथ्वी के वायुमंडल से परे मनमोहन पार्क में ही चल रहा है क्या? मन है क्या आप लोगों का? ज्वाइन करना है क्या? हाँ हाँ, ये मनमोहन पार्क ही है, जाना हो तो जा सकते हैं आप लोग। मैं लिखिए खगोलकी के अंतर्गत, खगोल विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल से परे सभी खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, आकाशगंगाएं आदि और ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। खा मतलब होता है आकाश, ठीक है। खा का पर्यायवाची है आकाश, अंतरिक्ष। खगोल, गोल का मतलब है गोलाकार पिंड। आकाश में स्थित पिंडों का अध्ययन खगोल की, ठीक है। साथ ही इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की स्थिति, साथ ही इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की स्थिति, गति, भौतिकी व रासायनिक संरचना, भौतिकी व रासायनिक संरचना, भौतिकी व रासायनिक संरचना, उत्पत्ति और विकास, उत्पत्ति और विकास के साथ साथ, उत्पत्ति और विकास के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन शामिल है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन शामिल है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन शामिल है। शामिल है। जो पदार्थ हमें दिखाई देता है, जो पदार्थ हमें दिखाई देता है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड का मात्र 5% हिस्सा है, जबकि शेष 95% दो रहस्यमयी घटकों से बना है। दो रहस्यमयी घटकों से बना है। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी। आज से ब्रह्मांड देखोगे तो डार्क मैटर पहले दिखाई देगा। वो जो काला अंतरिक्ष दिखाई देता है वो क्या है, कभी उसके बारे में जिज्ञासा नहीं पैदा की। मैं पूछता था पहले अपने फादर से, जब छोटा रहते हम छत में लेटते थे, पिताजी से पूछते थे कि ये तारे गिर क्यों नहीं रहे हमारे ऊपर। पिताजी को पता हो तब बताए ना। वो कहते चुप सो जा। ये सब क्या, ऐसे लगता था बचपन में। आप जब हम छत में सोते थे तो ऐसे लगता था गिर न जाए तारा। अंतरिक्ष देखने में अलग ही सुकून मिलता है। आप कभी, अब तो लोग सोते नहीं है छत के नीचे, छतें खत्म हो गई, फ्लैट वाला सिस्टम आ गया, जो उसमें बंद हो गए लोग। क्या बोलते घोंसले में, जैसे चिड़िया घोंसले ना, वैसे घोंसले बना दिए, छोटे छोटे घोंसले। कभी देखे हाई राइजिंग बिल्डिंग? कभी आप दिल्ली जाइएगा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत ज़बरदस्त हाई राइजिंग 20-20, 25-25, 30-30 स्टोरी। मैं भी एक घोंसले में ही रहता हूँ। हाँ क्या, प्रौद्योगिकी के प्रभाव में आ गया। तो वो अंतरिक्ष वाली फीलिंग जो छत में लेट के हम देखा करते थे बचपन में, लेट गए, बढ़िया अंतरिक्ष देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, मिला रहे हैं सप्तर्षि मंडल किधर है, वो 7 तारे किधर हैं। उधर से फिर देखते थे ध्रुव तारा इधर, अच्छा ये उत्तर होगा, ठीक है, वो पता चल जाता था। नक्षत्र वगैरह देख लेते थे कि अच्छा ये नक्षत्र, ये सब चीज़ें बचपन में मतलब जनरली ये तो पढ़ते ही, ये क्लास वाली चीज़ है। तो थोड़ी देर कभी कभी कोई तारा दिखता था, अगले दिन वही तारा गायब है, ये भी होता था। फिर कोई बोल दिया था बचपन में टूटता तारा भी होता है, उसकी खोज में तो 30 साल 35 साल के होते जा रहे हैं। हाँ, वो आज तक नहीं मिला टूटता तारा। तो कभी दिखा आप लोगों को? हाँ, टूटता हुआ? अरे वाह, देखो आप लोग देख चुके हैं।
आएंगे उस पे बात करेंगे। तो वही जैसे वो कुछ टूटा वाला हिस्सा जो मैटर है ना वो जब आता है तो रगड़ के साथ वो पकड़ लेता है घर्षण के, धीरे धीरे वो गायब हाँ हो जाता है, घर्षण के मतलब घिस साथ के खत्म हो जाता है रास्ते वो में जलते हुए रास्ते में ही खत्म हो जाता है, मतलब पृथ्वी पे उस अवस्था में नहीं गिर पाता। वही है। उल्का पिंड वगैरह जो हाँ होते हैं वही उसी को टूटता तारा बोलते हैं। दिख जाता है वो आंखों से, बहुत बार दिखा है। ठीक है। ठीक, अब देखो लोग जैसे खुला आसमान चला गया वैसे सूर्य का प्रकाश भी चला गया। आप याद करो लास्ट आप सनलाइट कब लिए थे? पहले तो ये होता था कि सूर्य का प्रकाश मिल जाता था आसानी से, अब सूर्य का प्रकाश भी बहुत कठिन चीज हो गया है। जिन घरों में रह रहे हो वहाँ आप वहाँ तो पहुँचता ही नहीं है, पहुँच जाता है। कंडीशंस मतलब एक गगन चिकित्सा करके एक टर्म्स होता है आपका। हमारा शरीर का पांच पंच तत्वों में से एक तत्व क्या है? गगन। अग्नि नहीं, अग्नि तो है ही, आकाश, गगन। तो जब आकाश में अंतरिक्ष में आप लेटते हैं तो आपका वो तत्व पूरा होता है, स्पेस। लेकिन अब वो खत्म हो गया है। ठीक, कहाँ पे है? दृश्यमान पदार्थ। हाँ, रहस्यमय घटकों से बना है जिसमें से डार्क मैटर 27%, डार्क मैटर 27% एवं डार्क एनर्जी 68%। डार्क एनर्जी 68% उपस्थित है। डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है, डार्क मैटर वह अदृश्य पदार्थ है वह अदृश्य पदार्थ है जिसका गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण आकाश गंगाओं को एक साथ बांध कर रखता है। वही डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी ऊर्जा है, वही डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति से बढ़ा रही है, जो ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बढ़ा रही है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति से बढ़ा रही है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को गति से बढ़ा रही है। पैराग्राफ चेंज करिए। खगोल की केवल अंतरिक्ष की खोज नहीं है, खगोल की सिर्फ अंतरिक्ष की खोज नहीं है, यह हमें यह समझने में मदद करती है कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, महाविस्फोट सिद्धांत। पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। बीच में आप लोग को याद हो 2012 में ऐसी अफवाह उड़ी थी कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, धरती खत्म, डूम्स डे मनाया गया था 12/12/12 को, है ना। दरअसल सर ने एक जगह पड़ती है वहां पर एक प्रयोगशाला बनाई गई बहुत बड़ी, 25 किलोमीटर नीचे है पूरी। उसमें एक प्रयोग किया गया था और प्रोटॉन कणों को टकराने के बाद एक गार्ड पार्टिकल्स, है ना, हिग्स बोसोन कण का, उसको मूल कण बताया गया है कि जब ब्रह्मांड जो रहा होगा, पहले ब्रह्मांड एक सघन पिंड था और उसमें बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ और उसके बाद ये ब्रह्मांड इतना बड़ा विस्तार होता चला जा रहा है। पढ़ेंगे उसके बारे में। लिखिए अगला, भौतिकी के मूल नियम, भौतिकी के मूल नियम, भौतिकी के मूल नियम कैसे परिस्थिति जन्य कार्य करते हैं, साथ ही भविष्य में मानव जाति के लिए
साथ ही भविष्य में मानव जाति के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की क्या संभावनाएं हैं? साथ ही भविष्य में मानव जाति के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की क्या संभावनाएं हैं? ठीक है, तो ये खगोलकी के बारे में सामान्य बातें हैं जो हमने डिस्कस की। ब्रह्मांड समझ में आया? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं? 5% दिख रहा है और 95% नहीं दिख रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। एनर्जी का काम है उसको एक्सप्रेड करना, विस्तार करना, और मैटर का काम है उसे पकड़ के रखना, बांध के रखना, बिखरने ना देना। ठीक है, ये हो गई कुछ जनरल बातें। अब बाकी की बातें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आज कुछ आधारभूत चीज़ें मुझे समझानी थी, और खगोल की विषय वस्तु आप सभी का बहुत कठिन नहीं रह जाएगा आपके लिए आने वाले समय में। जो आपको पढ़ना है, पहले बेसिक्स एक बार मेरे माध्यम से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपके लिए ये विषय बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, चलिए।